हेलो। हेलो। तुम पढ़ो, ठीक है? मत पढ़ो। Yeah, I am the host. टू minutes, Daddy. Two. यहाँ पे नेटवर्क इशू है। ए मम्मा, हाँ इधर आइए, देखिए अपने आप को। हाँ? अपने आप को देखिए। तुम नहा ली? तुम भी कर सकते, सब जगह बाल गिरा गिरा के कैसी लग रही है। हाँ। देखिए देखिए ना, देखिए देखिए देखिए। अभी नहीं, अभी नहीं, रुकिए दिखाती हूँ आपको। हाँ, अभी देखिएगा। अभी देखिएगा। अपने आप खूबसूरत काश तुम ऐसी होती। काश तुम ऐसी होती। लड़का भी नहीं लग रही है, लड़की भी नहीं। मेरे को करके दिखाओ। ये तो लग रही है उसमें रामायण में एक जो फल बोला था ना, जामो। मेरे को मेरे को देखो, हटो। मैं सबसे स्मार्ट लगूंगी। देखते हैं। मैं तो लड़की टाइप की लग रही हूँ। हक गायब हो जाए। रुको, मैं अपना कलर थोड़ा बियर्ड का चेंज करती हूँ। कौन सा आईब्रो रख? पिंक। पिंक दाढ़ी। हो गया था, खुश होना। हुक्का 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 हुक्का। तुमको माँ। I'm so smart. You are not even a boy, not even a girl. Now you see. इसके पास ये वापस क्लिक करेंगे, देखना। मम्मा को बुला, मम्मा को बुला, मम्मा को बुला। मम्मा इधर आइए, जल्दी आइए। हेलो।
हाय हेलो। 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 नेटवर्क कम है क्या? वहां पे आवाज नहीं आ रहा है बराबर। आपका नेटवर्क कम है, यहाँ पे नेटवर्क अच्छा है। अभी बराबर आ रहा है। दिख रहा है? हाँ, सिर्फ 4 ही टॉपिक है। अच्छा, जितना भी टॉपिक है हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, केमिकल कैनेटिक्स का एक बार ये जो फॉर्मूला वाला था एक बार इसको देख लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्विकली रिकैप कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में ये तुमको याद होगा ना कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ हैपियरेंस, ये पंकज सर वाला जो था हैंड रिटन, ठीक है। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखा? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट पे हैं। ठीक है, अभी आ रहा है? तीन चार ब्लैक हो गया। अभी अब स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा? दिख रहा है अभी। हाँ, तो देखो इसमें क्या था, ये सब तो पढ़ चुकी हो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ हैपियरेंस, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट हम्म, ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। राइट द ये वाला, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन N2+3H2 लिख सकते हैं इजिली। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? माइनस dN2/dt माइनस 1/3 dH2/dt माइनस dNH3/1/2 dt, ठीक है। दिख रहा है ना ये सब? हाँ, ये क्वेश्चन है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 इज दिस मच, फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। निकाल सकती हो ना इजिली? ये तुम्हारा इक्वेशन है। हाँ, SO2 प्लस O2 प्लस गिव्स 2SO3। तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है SO2 का, तो कितना हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन? तो SO2 और रेट ऑफ रिएक्शन मतलब 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2/2। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें देखो, यहाँ पे देखो, रेट ये लो। ये दिया है अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी प्लस डेल्टा डी। तो रेट हम कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल्स टू A⁴ x लिखते हैं। यहाँ पे अल्फा नहीं लिखते हैं, देखो यहाँ पे अल्फा है बट हम यहाँ पे x लिख रहे हैं क्योंकि x जो है ऑर्डर होता है और ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जरूरी नहीं कि ये और तुम्हारा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तब सेम होता है। x में और मे नॉट बी इक्वल टू अल्फा। क्लियर है? y हाँ, में और मे नॉट बी इक्वल टू बीटा। कल तुम्हारा ये डाउट आ रहा था। और ओवरऑल रेट तो ऑफ वो तो रिएक्शन, हाँ, एक्सेप्शंस। अगर मैं ओवरऑल एक्स अल्फा कब होगा? एलिमेंट्री रिंग के लिए होगा, है ना। हाँ, उस समय तुम्हारा ऑर्डर और मोलेक्यूलर, इसको स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या मोलिकुलरिटी बोलते हैं, वो दोनों इक्वल हो जाता है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, वाई ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके लिए तुमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? के 10 का पावर, ये क्वेश्चन देखो, के कितना दे दिया? 10 का पावर 3 पर सेकेंड। फास्ट। रेट कांस्टेंट का क्या होता है?
यूनिट, ये यूनिट देखो 1 minus n is equal to 3. 3, ये यूनिट क्या है, पर सेकंड है ना। हाँ, यूनिट ऑफ के क्या होता है, फर्स्ट कंसंट्रेशन, ऑर्डर रिएक्शन. कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस एन इंटू हाँ, पर वही सेकंड बोल होता रही है थी ना? मैं. 1 minus n. हाँ, तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या दिया है, सेकंड का पावर -1 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, तो n तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस एन इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? चलो मैंने रिवाइज ये कर देखो, लिया है. हाँ तो बताओ ना, तुम बता क्यों नहीं पा रही हो, वही तो तुम्हारा टेस्ट ही एक मैं तरीके से हो रहा है। बता पा रही हूँ. हाँ चलो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन फॉर r इक्वल्स टू k a टू द पावर n b टू द पावर m, डबलिंग द कंसंट्रेशन a, हैविंग द सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फटाफट बताओ। b द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट विल बी हाउ मच। a को तुमने क्या किया, डबल कर दिया, और b को हाफ कर दिया, द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू अर्लियर रेट विल बी हाउ मच। 2 power n plus m. हाफ कर दी हो ना, तो 2 का पावर n माइनस m होगा ना बेटा, 2 का पावर n n बाई minus 2 m. का Sorry, पावर m sorry. हो जाएगा। n minus m. ठीक, इसमें बताओ, फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये तो तुमको पता है। राइट आर ओ आर फॉर दिस, इसके लिए लिख सकती हो। नेक्स्ट, तुम्हारा ऑर्डर ये पता पता है, है, ये ऑर्डर पता देख, है, ये पता है. ये किस केस में होता है, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। Elementary. Single step. देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नीचे इसका कोई कीजिए. मतलब नहीं है। देखो यहाँ इस क्वेश्चन को दिया है 2a प्लस 3 b गिव्स 4c, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 प्लस 3 4 5। नहीं. ये एक्सपेरिमेंट दिया है, इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या होगा। कर रही हूँ ना सॉल्व. हाँ. y is equal to 1. देखो यहाँ पे a को तुम कांस्टेंट कर दो, तो y b, is equal to 1 आया. b डबल हो रहा है, तो ये रेट भी डबल हो रहा है, मतलब b का ऑर्डर क्या हो जाएगा, b का ऑर्डर, b का ऑर्डर b का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है, तो पावर 1 हो जाएगा, तो b का ऑर्डर 1। अब देखो b को तुमने कांस्टेंट कर लिया, a डबल कर रही हो तो ये क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, इसको डबल करने से 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब a का कितना हो जाएगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर ही 4 होगा ना, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। नहीं समझ में आया, आ गया. इसका ओवरऑल ऑर्डर तुम्हारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द गिवन रिएक्शन A2 प्लस B2, ये तुम्हारा K दे दिया, रेट कांस्टेंट 2AB, फॉलोज द मैकेनिज्म बिलो, कि A2 का पावर x B2 द पावर y, और ये तुम्हारा स्लो एंड फास्ट है, तो अब तुम इसमें ऑर्डर बताओ, फाइंड ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा इसमें, फास्ट, तो जो स्लो है वो तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स हो जाएगा।
क्या फाइंड करना है? ऑर्डर 3/2 3/2 3/2 3/2। ओके, देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर। 3/2, वेरी गुड। तो तुम टेक्निक सीख गई हो। अब इधर में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुमको पता है KT इक्वल्स टू ln A0/AT। यहाँ पे C0CT लिखे हैं बट A0/AT उसको मानो, हम लोग वैसे ही पता याद किया है ना। ये सब, नीचे ठीक है, कीजिए। T50 T75 ये सब पता है तुमको। DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये तो नहीं पढ़ी हो। नहीं। हाँ, तो DOD क्या होता है ये एक्चुअली आज मैं कवर करूंगा इसमें, जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे तो उसमें करेंगे। बट DOD का मतलब समझ जाओ। DOD होता है पता डिग्री है, ऑफ, आपने बोला था, आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में बोला था कि हाँ डिग्री ऑफ अगर डिसोसिएशन है। हाँ, अगर अगर हम मान लो लोग कि ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो कितना डिसोसिएट करेगा, जैसे मोनोवेलेंट देखो एसिड। हमने क्या किया था, एट टी इक्वल टू जीरो पे हम इसको क्या बोले थे, टी इक्वल टू जीरो पे अगर ये ए था तो ये तुम्हारा जीरो था। अगर टी इक्वल्स टू टी पे हम बोल रहे थे यहाँ से एक्स बी निकला माइनस तो ये एक्स और एक्स एक्स। बना। लेकिन जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में करेंगे मतलब परसेंटेज कितना परसेंट टूट रहा है तो वन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो हम वन माइनस अल्फा बोल रहे थे, तो इधर क्या हो जाएगा ए अल्फा। तो ये तुम्हारा अल्फा क्या है, यही डीओडी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फा मैं बोलूं अल्फा वन से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। हाँ, हो अल्फा, सकता है। नहीं बेटा, वन से ज्यादा कैसे होगा, वन मतलब 100%। कोई एलिमेंट 100% टूट हाँ। करके खत्म हो जाएगा ना। जैसे अल्फा का वैल्यू वन हाँ। रखोगी तो ये तुम्हारा खत्म हो गया। तो अल्फा अगर वन बोलोगी तो 100% डिसोसिएट हो गया। अगर अल्फा का मतलब जो तुम्हारे आयनिक बॉन्ड होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो 100% डिसोसिएट होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो थोड़े बहुत डिसोसिएट होते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज के फॉर्म में हम इसको बोलते हैं। अगर मान लो कि 0.3 हो गया, इसका मतलब कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, 30%। तो कैसे डिफाइन करोगी अल्फा को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो अल्फा इक्वल्स टू, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब मोल्स ऑफ, इसको मोल के, ये तो मोल ही है ना बेटा। देखो कितना मोल टूटा, ब्रोकन अपॉन टोटल, ब्रोकन मोल बाई टोटल मोल। अब देखो हम, जब तुम फॉर्मूला याद कर रही थी उस समय याद है, तुम देखो ध्यान दो, हमने एटी का क्या फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा था, ध्यान दो इधर। एटी इक्वल्स टू ए नॉट ई हम्म। रेज टू पावर माइनस के टी हम लोग बोलते थे। एटी यही बोल रहे थे ना, ए नॉट ई रेज टू माइनस के टी। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही तुम्हारा एटी होता था, दिस पोर्शन वाज कॉल्ड एज एटी, हम्म। है ना, यही एटी होता था ना। हाँ। तो एटी इक्वल्स टू हम ए नॉट वन माइनस अल्फा बोलेंगे। हाँ। अच्छा, अब 1 एटी को माइनस तुमने अल्फा सब्स्टिट्यूट इज कर दिया। इक्वल टू ई पावर माइनस के टी, अल्फा इज हाँ, इक्वल टू वन 1 माइनस ई माइनस ई रेज टू द पावर, पावर। हाँ, तो वही ये सर लिखे हैं, अल्फा इक्वल्स टू वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के। यही एटी ठीक तुम्हारा हो है, गया ठीक है। ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के। स्लोप वगैरह तुम कर चुकी हो, हम इस चीज को नाउ, ये क्वेश्चन है इसको करो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और द फर्स्ट कंसेंट, ऑर्डर हाँ फर्स्ट ऑर्डर है, इसका डिक्रीजेस मतलब इस फ्रॉम कंसंट्रेशन के ऊपर 0. फर्क नहीं पड़ेगा। डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 मोलारिटी से 0.4 मोलारिटी तक जा रहा है इन 15 मिनट्स। द टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 मोलारिटी टू 0.025 फास्ट। इसमें टी हाफ तुमको मिल गया, ध्यान लगाओ, टी हाफ तुमको मिल गया कितना, हाँ, 15। कर रही हूँ। तुमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो मैंने एक्सप्लेन किया वो नोट कर रही ना फॉर्मूला। हाँ। तो जितना भी कंसंट्रेशन रहेगा उससे हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, टी हाफ। तो 0.1 से तुम करो एक कितनी बार में, सेकेंड
दिमाग 30 में कर मिनट्स सकती हो बेटा। 30 हाँ, मिनट्स वेरी 30 गुड, मिनट्स 30 मिनट्स, वेरी गुड, 30 मिनट्स हो क्योंकि गया। मैंने बोलो। किया कि अगर उसमें 15 मिनट्स लग रहे हैं तो 0.025 0.1 का 75% है, और 75% मतलब 2t हाफ होता है। वेरी गुड, ऐसे भी कर सकते हो ना। देखो 0.1 से ब्रेक होने में कितना हो जाएगा, 0.05 होगा। फिर 0.05 से ब्रेक होने में 0.25 हो, हाँ 0.25 मतलब 2t हाफ हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, इन अ गिवन इक्वेशन ये है, द कर्व बिटवीन दिस इज हाउ मच। इसको कर्व निकाल सकती हो? ये देखो इक्वेशन क्या दिया है, ln 80 वर्सेस फटाफट इसको करो। kt इक्वल्स टू एल एन सी नॉट माइनस सी टी इक्वल्स टू के टी। अब कर्व किसके किसके बीच में निकालना है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा एल एन सी डाउनवर्ड्स। टी। नहीं बेटा, एक्सपोनेंशियल कैसे होगा, डाउनवर्ड एल एन सी टी वर्सेस टी के बीच में। ओ ln ct के टी इक्वल्स टू एल एन ऐसे रहेगा टी डाउनवर्ड। नॉट माइनस। हाँ, स्लोप तुम्हारा होगा ये क्या बनेगा, माइनस ऐसे के होगा ना। स्लोप। वेरी गुड, चलो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इनिशियल प्रेशर दे दिया, प्रेशर एट टाइम टी, राइट द एक्सप्रेशन फॉर के। ये ए गैस ब्रेक हो रहा है 2b में और सी में, तो इनिशियल प्रेशर अरे pi ये है। तो किया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलें। हाँ nth ऑर्डर का तुमको पता है। नेक्स्ट ये भी पता हम है, लोग इधर राइट साइड में, जीरो ऑर्डर का पता ये भी है, पता सेकंड है, ऑर्डर ये का भी पता पता है। है। अच्छा पता है, अब ये क्वेश्चन करो। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और के इक्वल्स जीरो टू ऑर्डर 0.01, रिएक्शन find concentration of reactant after 10 seconds if initial concentration is 1 molarity. फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 10 सेकेंड। हाँ तो If एट initial इज इक्वल concentration is टू 1, ए नॉट माइनस के टी, तो एट हाँ इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.01 इंटू वेरी 10 गुड, तो उसी तो मेथड से पॉइंट सॉल्व कर 9। लेना है। ये सब देख रही हो ना, मतलब अगर मैथमेटिक्स जिसका स्ट्रांग है तो दिमाग में ही हो जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस का तुमको पता है, ये था ना, बता रहे थे ना। हाँ पता है पता है पता है पता है पता है पता है पता मतलब है रेट पता जो है। है, कभी भी रिएक्शन का जो रेट बढ़ता है उसका मतलब रेट कांस्टेंट स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या था, कौन से इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर रहे थे रेट कांस्टेंट? दैट वाज अर्हेनियस बोल्ट्जमैन इक्वेशन। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंसी में कितना टेम्परेचर पे डिपेंड हो रहा था, क्या था फॉर्मूला? के टी K इज इक्वल्स टू, इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। वेरी गुड, तो उसमें टेम्परेचर 1 पे क्या हो जाएगा, के टी वन इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर। ए बाई आर, आर टी वन, ये बाई आर टी था ना। हाँ देखो अब अर्हेनियस इक्वेशन यही था ना, माइनस ए बाई आर टी। अच्छा, आर का वैल्यू तुम पूछ रही थी ना कल, कितना होता है उसका यूनिट, क्या होता है, जूल पर, जूल पर केल्विन पर मोल। इधर 8.3 लिखो या 2 लिखो, आर इक्वल्स टू 2, बट वो कैलोरी फॉर्म में होता है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 होता है ना, 4.18। ठीक है इधर नेक्स्ट। 2 कैलोरी केल्विन पर मोल। ये फॉर्मूला याद है? टू डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसे फाइंड करेंगे, एल एन के टू बाई के वन इक्वल्स टू ई ए बाई आर ठीक है 1 बाई ठीक टी है वन ठीक है माइनस वन पता टी है। टू। ये फॉर्मूला याद कर लो, मैं सेम फॉर्मूला तुमसे पूछूंगा इसमें, एक मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है नहीं ठीक है। बताओगी, ठीक है ना, डायरेक्टली ये फॉर्मूला का यूज होगा। एनर्जी प्रोफाइल तुमको पता है, ये डेल्टा एच क्या है, फटाफट बताओ डेल्टा एच। अ, वो पता है मुझे। एंथैल्पी ऑफ द क्या है? रिएक्शन, हाँ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, वो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट प्लस ये एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी ना। हाँ नहीं, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट माइनस
क्या प्रोडक्ट? माइनस एनर्जी, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी। अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में पूछूं तो हाउ यू विल डिफाइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन ये मतलब देखो, टोटल माइनस प्रोडक्ट। ईपी मतलब देखो यहाँ पे ईपी, ईपी मतलब एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन अगर तुम्हारा इसमें बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, तो ई एफ एफ क्या है? फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ये डिराइव कर सकती हो, कैसे होगा? हाँ, देखो मैंने डिराइव किया है, देखो इधर। अच्छा, डेरिवेशन इधर नहीं है, ठीक है। इसको डेरिवेशन करने के लिए सिंपल तरीका तुमको बता देते हैं। यहीं पे तुम चाहो खुद से पैरेलल डिराइव करो। यहाँ पे हम ईपी माइनस ई आर है, मुझे पता है, ईपी मैं इक्वल्स टू हम क्या बोलूं? लिख सकते हैं? बोलो। ये ईपी इक्वल्स टू डेल्टा हम क्या एच लिखेंगे? माइनस। नहीं बेटा, ईपी को हम क्या लिख सकते हैं? ईपी यही पॉइंट है, यहां से यहां तक को ईपी बोलेंगे। पूरा का पूरा क्या है? ईटीएच है ना? ये पूरा ETH से माइनस डेल्टा एच माइनस नहीं, EAF। डेल्टा एच नहीं, इसको हम ईटीएच माइनस यहां तक का ईए भी लिख सकते हैं। हाँ, उसी तरीके से ई आर क्या हो जाएगा? ईटीएच माइनस ETH ईए फॉरवर्ड होगा। EAF। ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ईपी माइनस ईआर करोगे तो ये आ जाएगा ना। हम्म, तो ऐसा मिस्टेक जनरली होने का चांस रहता है। अब बाकी तुमको पता है, जो इसमें की पॉइंट मेरे को डिफरेंट समझ में है, ये प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन देखो, इफ कंसंट्रेशन, ये ध्यान दो यहाँ पे बेटा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड बाय x टाइम्स, कंसंट्रेशन तुमने क्या बढ़ाया? x टाइम्स बढ़ा दिया। द रेट कांस्टेंट k बिकम्स, रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा? एक्स रेट टाइम्स बढ़ाया कांस्टेंट, तो एक्स टाइम्स से बढ़ेगा। नहीं, रेट कांस्टेंट के बारे में तुम ध्यान से देखो। हमने कल जो बात किया था, पूरा डिटेल में बात किया था। रेट कांस्टेंट किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्ट्रांगली रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर कंसंट्रेशन में, और टाइम के ऊपर। एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर में। बैठ, इसका फॉर्मूला याद हो गया? रेट कांस्टेंट का क्या था फॉर्मूला? ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। मतलब एक तो टेम्परेचर है ना। बट बट रेट कांस्टेंट का यूनिट कंसंट्रेशन पे भी डिपेंडेंट है ना, तो नहीं अगर बेटा, वो कांस्टेंट। रेट। अच्छा, यूनिट का बोल रही हो क्या? हाँ, यूनिट इज डिफरेंट बेटा। रेट कांस्टेंट मतलब हमारा जो है रेट कांस्टेंट टोटली डिपेंड्स ऑन, यही तुम्हारा जो है 3 पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, वो मुझे पता एक्टिवेशन चलता है एनर्जी क्या बोल रहे हैं, एंड कैटलिस्ट। लेकिन उसका यूनिट तो टाइम और कंसंट्रेशन पे भी डिपेंडेंट है ना, तो रेट हाँ यूनिट को भी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होना चाहिए ना। नहीं, वो डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? देखो अब जैसे कोई भी तुम एक हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल, अब तुमको बताते हैं H2 प्लस Cl2, ये तुम्हारा क्या बना रहा है? HCl बना रहा है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन तुमने 1 मोल ले लिया, यहाँ पे 1 मोल ले लिया, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसी स्पीड से बनेगा। इसको हो सकता है कंज्यूम होने में 1 आवर लगे। अब क्या होगा? 1 मोल से मान लो तुमने 10 मोल ले लिया, इधर भी 10 मोल ले लिया, तो क्या होगा? रेट कांस्टेंट थोड़ी चेंज होगा, यहाँ पे उसका स्पीड अब 10 आवर्स लगेगा। हाँ ठीक है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान से फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लो। टेम्परेचर, केवल रेट कांस्टेंट, कभी भी रेट कांस्टेंट की बात करेंगे तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटलिस्ट। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट क्या होगा? बढ़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से स्पीड बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाएगा। कैटलिस्ट लगाने से क्या होगा?
फिर से स्पीड तुम्हारा अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो स्पीड बढ़ जाएगा, निगेटिव है तो घट जाएगा। फैक्टर दैट डू नॉट अफेक्ट द रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर में नो। टाइम और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे इन्होंने जब तुम रेफर करोगी तो गलत तरीके से टिक, वो सी ही टिक मारना था, बट ए को टिक मारा था। ये क्वेश्चन है रिएक्शन एक्स ए विच गिव्स वाई बी, log 2 0.3 है, तो डी log ए ये क्वेश्चन दिया है, तो फाइंड एक्स बाई वाई। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तुमको एक्स बाई वाई मतलब ये तुम्हारा कर रही हूँ, स्टाइक, रुकिए यार। 2/1 2 2 क्या बेटा? 2 आंसर। 2 आंसर कैसे आया? x equal to 2, y equal to 1, log minus this is equal to 2 log minus dB by dt, तो x equal to 2, y equal to 1। मतलब उसको 0.3 को log 2 लिख हाँ log 2 लिख लिए, फिर सकते हैं, प्लस में है तो 2, तो log, तो 2 2 ये ऐसे हो गया ना, तो फिर डिनोमिनेटर तो में 1 2 by 2 dB, आ हाँ जाएगा। 2 dB बाई, तो इक्वल कर दोगे, dA बाई dt इक्वल्स टू माइनस 2 dB बाई dt हो जाएगा, तो माइनस dA बाई 2 कर दोगी, तो A कितना हो जाएगा? मतलब 1 बाई 2 हो जा रहा है ना, x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1, यही तुम की हो। 1 x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, वेरी गुड। और द रिएक्शन ये वाला, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। A equal to the rate of reaction is doubled यहाँ when पे देखो बेटा, concentration of कंसंट्रेशन A बढ़ा, is सुनो 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 सुनो, अब तुमको जो कंफ्यूजन है, यहाँ पे K नहीं बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से तुम्हारा रेट बढ़ रहा है, रेट कांस्टेंट नहीं बढ़ रहा है। समझ में आया ना? रेट कांस्टेंट और रेट में डिफरेंस है। अभी भी हम क्या करते हैं ना, हम बोलते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन का पावर, जो भी अल्फा बीटा ये करना है। अब हम इसको जब इक्वल करते हैं तब रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? रेट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट नहीं बढ़ेगा। समझ में आया ना? चलो इस क्वेश्चन को करो, फास्ट करो। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। जब कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर रही हो तो रेट क्या हो जा रहा है? डबल हो रहा है। तो तुम कर लो बेटा, R1 बाई R2 इक्वल्स टू, तो मतलब यहाँ फाइंड पे क्या करना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा 0। कंसंट्रेशन 0 क्यों होगा? ये 4 टाइम्स हो रहा है ना, देखो C नॉट अपॉन ये भी तुम्हारा हो जा रहा है, इसको CT बोलो चाहे AT बोल दो, AT अपॉन 4 AT हो जाए, 4 टाइम्स AT हो जा रहा है ना, और इसका पावर अल्फा कर दो। तो यही ऑर्डर पूछ रहा है, ये कैसे निकालेंगे? ये तुम्हारा R1 बाई R2, मतलब ये 2R1 है, इसको 2R1 कर दो। कैसे सॉल्व करोगी? 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 4 का पावर अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 बाई 2, तभी तो ये बराबर होगा ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, फाइंड ई ए बी, बी मीन्स बैकवर्ड, इफ डेल्टा एच इज दिस मच एंड ई ए एफ, वही फॉर्मूला याद हो गया, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, ये तुम्हारा हो गया। तो सर के इसमें इतना ही था, इसमें क्या क्या छूट गया है? मेथड ऑफ टू डिटरमाइन द रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए जो इनिशियल रेट मेथड है, यूजिंग इंटीग्रेशन लॉ, मेथड ऑफ हाफ लाइफ, ऐसे करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट था मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ये प्रोग्रेस सब पता है। बाय टाइम, ये सब
ऑप्टिकल रोटेशन का भी तुमको पता है, ठीक है। दैट्स ऑल। ये तुमको कुछ नया चीज दिखा, मैं तुमको इसके लिए कवर कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ। क्या क्या कवर करेंगे? Equilibrium constant, factor affecting equilibrium constant, type of chemical equilibrium, degree of dissociation, Le Chatelier's principle, relation between alpha and vapor density. ओके, अब हम लोग स्टार्ट करें। थोड़ा बड़ा करूं या ठीक है इतना साइज? थोड़ा बड़ा। हम्म। ठीक है। अब और छोटा कर दिया आपने तो। अब ठीक है। ठीक है। ठीक है। लिखने के लिए कहाँ पे बनेगा? लिखने के लिए स्पेस। थोड़ा सा कम कर सकते हैं साइज। हाँ ठीक है। तुमको दिखेगा नहीं ना। चलो ठीक है, इसमें जो हमको बताना चाह रहे हैं, हाँ देखो ये क्वेश्चन एक तुम्हारा है, इसके बाद में तुमको एक्सप्लेन करेंगे। विच ऑफ दिस कर्व डिफाइन द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। उसके बाद में मैं डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये देखो, ये तुम्हारा ऊपर में क्या दिया है? रेट, और नीचे में कंसंट्रेशन दिया है, आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट, और ऊपर में जो लिखा है एफ एंड पी, ये जो तुम्हारा एफ हो गया, दिस एफ इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड बी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑप्शन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी हो सकता है। सी भी हो सकता है, वेरी गुड। ऑप्शन डी भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं। ऑप्शन ये सी गलत, ऑप्शन कंसंट्रेशन डी का गलत। है। ऑप्शन डी गलत है। ओके, डी, डी दूसरा हो गया ना, ये तुम्हारा पहला है रेट, ये रेट का दिखा रहे हैं, रेट वर्सेस टाइम, और ये क्या है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी कंसंट्रेशन का। ओके, अब देखो यहां पे अब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। कोई भी अगर प्रोडक्ट हमने लिया, फॉर एग्जांपल ए, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा? एट टी इक्वल्स टू जीरो, अगर हमने इसको, देखो बेटा ध्यान दो इधर, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे अगर हम जब बात करते हैं, ये ए था, इसका मान लो कि ए मोल था, और बी कितना था? जीरो था, ठीक है। तो क्या होगा? जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ए ब्रेक होना चालू होगा, ए ब्रेक होना चालू होगा, और क्या फॉर्म होगा? बी फॉर्म होगा। तो ए धीरे धीरे क्या होगा? अपने पीक से, मैक्सिमम से धीरे धीरे कम होना चालू होगा, और बी क्या होगा? अपने मैक्सिमम से धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। जीरो से बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्या हमेशा वो बढ़ते ही जाएगा? ये हमेशा अपने घटते ही मिनिमम जाएगा? से मैक्सिमम। तो एक बार क्या होगा ना कि स्टार्टिंग में जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन का जो स्पीड होगा स्टॉप बहुत करेगा। फास्ट होगा। जैसे हम लोगों को भूख लगी है, भूख लगी है तो क्या होगा? अचानक से जब मिलता है, खूब भूख लगा है, तो तेजी से हम लोग टूट पड़ते हैं, और जब पूरा पेट भर जाता है तो धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। यहाँ पे चूंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब वो कभी रुकता नहीं है, वो ब्रेक होगा उधर फॉर्म होगा, ब्रेक होगा फॉर्म होगा, ब्रेक होगा फॉर्म होगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि फिर से जब वो ज्यादा ब्रेक हो गया, वो ज्यादा फॉर्म हो गया, तो अगर अनबैलेंस हो गया तो फिर वापस से वो जो प्रोडक्ट फॉर्म ज्यादा हो गया था, फिर से वो ब्रेक होगा और इधर ये फॉर्म होगा। मतलब आगे पीछे होता रहेगा। एक पोजीशन ऐसा आएगा कि दोनों का रेट, मतलब ए का रेट और बी का रेट जब इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? रेट ऑफ दोनों इक्वल हो रिएक्टेंट, जाएगा। रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू, जब रेट ऑफ प्रोडक्ट हो जाए, तब जाकर के हम इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तभी ये कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुमको दिमाग में बिठा लेना चाहिए।
ठीक है। नाउ अब देखो, उस मोमेंट पे एक तो जरूरी है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों का रेट बराबर है। अगर रेट बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, रिएक्शन वो कंटिन्यूड होगा। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम सेम होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट। हाँ, क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मान लो ए से हमारा स्टार्ट 10 मोल था और 4 ही मोल ब्रेक हुआ, बी 4 मोल फॉर्म हुआ, तो कितना रह गया, एट इक्विलिब्रियम ए का 6 रह गया, बी का 4 रह गया। बट दोनों क्या है, आपस में वो इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है वो फिक्स्ड हो गया, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। अब यहां पे देखेंगे हम लोग, हाँ, अब देखो बेटा, ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, ऑप्शन ए में अगर ध्यान दें यहाँ पे, गलत है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन ए में ध्यान दें तो क्या हो रहा है, तुम्हारा फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, वो डिक्रीज होगा ही, है ना, ये डिक्रीज होगा। बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि उसको जो है बैकवर्ड जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा और वो फॉरवर्ड वाला कम होता जाएगा। और लास्ट में एक जगह पे बराबर आ जाना चाहिए, तभी रेट बराबर होगा, तभी हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम है। इसमें आया क्या, नहीं आया। ऑप्शन बी में आया क्या, फॉरवर्ड का नहीं, गिरते गया और बैकवर्ड का बढ़ते गया, और ये क्रॉस कर गए, ये इक्वल नहीं हुआ। केवल ऑप्शन सी ही एक ऐसा था जहां पे कि तुम्हारा रेट दोनों का बराबर है, फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट। तो इस जगह के बाद में इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहां पे अटेन हुआ होगा, इक्विलिब्रियम इसका जो अटेन हुआ है इस पॉइंट पे हो गया है ना, तो हम इसको इक्विलिब्रियम टाइम बोलेंगे। ठीक है बेटा। अब कंसंट्रेशन का जब हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट। कौन से जगह पे आके कांस्टेंट हो जा रहा है, ऑप्शन डी में हो रहा है क्या कांस्टेंट। नहीं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते 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 इस पॉइंट के बाद में देखो, क्या वो चेंज हो रहा है, नहीं। नहीं, कांस्टेंट मतलब वो फिक्स हो जाना, ये तुम्हारा फिक्स हो गया। प्रोडक्ट का बढ़ते 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 कौन से पॉइंट पे ये फिक्स हो गया, इस पॉइंट के बाद में ये भी फिक्स हो गया। तो तुम्हारा दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ में। अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया है। तो ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन ई देखो क्या सही है क्या, दोनों का कंसंट्रेशन कहीं हाँ, आकर के रुक गया है, हाँ रुक गया है, कांस्टेंट हो गया, तो ये भी है। ऑप्शन एफ में देखो, इनका करेक्ट है, कंसंट्रेशन आकर करेक्ट है। के इसमें, ये सारे करेक्ट। समझ में आ गया। हम्म, क्लियर है, इसको नोट कर लो, जो हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्टेंट कर इक्वल्स टू लिया, रेट ऑफ कर प्रोडक्ट। लिया। वेरी गुड, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, देखो इसमें तुमको क्या लग रहा है, कौन सा ए और वर्सेस बी विच ऑफ रिएक्शन। द फॉलोइंग, ओ, ए फॉरवर्ड है, बी रिवर्स। हाँ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। हाँ ठीक। इम्पोर्टेंट सी पॉइंट। क्यों नहीं होगा, नोट। सी भी तो इक्विलिब्रियम जैसा दिख रहा है, बट वो इक्वल नहीं हो लेकिन रहा है ना रेट। रेट सेम होना चाहिए ना। हाँ, देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरा एक बार रेफर करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ पा रही हो। Chemical equilibrium dynamic. Equilibrium is most stable of the system. Any disturbance caused system tends to achieve. हाँ, पता है ये सब तो। परसेंट पे है, पता है ये मुझे। दिख रहा है डैडी। कितना है, 110 अगर करें तो, हाँ, अब ठीक हो गया ना, अभी पहले से। हाँ, पहला पॉइंट समझ में आ गया, सारा समझ में आ गया। समझ में आ गया। ये जो है देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इन नेचर, ऐसा नहीं कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो दोनों जाकर के आपस में अब बस रिएक्शन ही होगा।
रिएक्शन होता है, हर एक मोमेंट पे वो ब्रेक होता है और वो फॉर्म होता है, लेकिन हमें जो रेट ऑफ ब्रेक होना और रेट ऑफ फॉर्म होना दोनों इक्वल हो जाता है ना? वो उसको ठीक हम है बोलते जी। हैं क्वासी स्टैटिक। इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। वो सबसे ज्यादा स्टेबल बोलेंगे। एनी डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम टेंड टू अचीव इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट अगेन। ये पॉइंट को ध्यान देना, इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर इस ये जो है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे इसमें होगा? जब हम प्रेशर डालेंगे तो, जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, कहीं से भी इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हुआ तो हमेशा क्या करता है, वो स्टेबिलिटी में आने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है? वो स्टेबिलिटी में आने के लिए कैसे कोशिश करेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। ये बहुत सिंपल है, जब दिमाग लगाओगी तो अपने आप तुम आंसर खुद से भी ले लोगी। जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट साइड में बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ताकि उसको कम करे। इसी को ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलते हैं, या हिंदी में लासा तेलिए का नियम बोलते हैं। ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को देखो। इनर रिएक्शन एंड ये तो कितने बार देख लिया ये हाँ, मल्टीपल रिएक्शन। टाइम्स हम लोग देख चुके हैं, फिर भी देख। N2 and 8 moles of H2 are taken in 1 liter container. At equilibrium, NH3 has 2 moles. Make a concentration and time curve for all the species. नहीं तो है इसमें ये। हम क्या करेंगे? ओ मुझे पता चल गया, मैं बनाती हूँ, रुकिए। N2 plus 3H2 gives 2NH3. 4 moles of N2. 8 moles. 2. हेलो। हेलो हेलो हेलो।
हेलो। हाँ हाँ बेटा, हो गया? हाँ कितना आया? ठीक। नहीं, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो ना। कितना आया है? आपने ग्राफ देखो इस, बनाने का क्वेश्चन दिया था। हाँ हाँ, देखो इसमें क्या होगा, हाँ इसी वैसा मेथड ही से बना, कीजिएगा। वैसा ही बना, वैसा ही बना, सेम वेरी रेट गुड। तो। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक चीज तुमको ध्यान देना पड़ेगा। जो रेट है, कौन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कौन ज्यादा तेजी से, ये तो दोनों कम होंगे, पता है ना। नाइट्रोजन भी कम होगा, हाइड्रोजन भी कम होगा। कौन ज्यादा तेजी से गिरेगा? नाइट्रोजन का अगर 1 मोल गिर रहा है तो हाइड्रोजन का 3 मोल गिर रहा है, राइट। कौन ज्यादा तेजी से गिरेगा? किसका रेट ज्यादा होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के गिरने का रेट ज्यादा होगा। तो ये जो स्लोप होगा, हाँ। ये तुमको ध्यान देना है। जो हाइड्रोजन जो गिर रहा है, सेम टाइम पे, इधर ध्यान दो बेटा, ठीक है। इस सेम टाइम पे जो हाइड्रोजन गिरा है, कहां से कहां तक गिरा है? फ्रॉम हियर टू हियर, 8 से लेकर के 5 तक गया समझ है। में आ गया मुझे। और ये 8 से लेकर के इतना गिरा। और जो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है अमोनिया का, वो डबल हो रहा है कंपेयर टू हाँ, नाइट्रोजन। ठीक है। ठीक है, चलो। ये क्वेश्चन है, सेम तरीका है, एक बार देख लो क्वेश्चन। 2NO2 NO2, plus O2 gives 2NO2 4 moles, 6 moles. ओके, 4 6, तो NO ज्यादा गिरेगा। हाँ ठीक है, ये तुमको समझ में आ गया। इसका आंसर ऐसा ही है। ओके। अच्छा, इसमें क्या है, कंसंट्रेशन तुमको ध्यान देना है। कंसंट्रेशन इक्वल्स टू हाँ ठीक है, मोल वो बाय देख लिया। वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 0.5 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा ना। ये एक क्वेश्चन था। द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ए ब्रेक हो रहा है n मोल ऑफ बी में, विथ टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू डिटरमाइन करना है कि क्या होगा n, कैसे निकाल। हम्म। तो तुम्हारा रेट ऑफ फॉर्मेशन देख लो और रेट ऑफ डिसअपियरेंस देख लो। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। कब इक्विलिब्रियम में आ रहा है? एट टाइम 5 आवर। 5 आवर पे इक्विलिब्रियम में आ गया। अब दोनों का देखो कंसंट्रेशन सेम हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन ए का कितना था? 0.6। एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया? 0.3। उसी तरीके से इसका कंसंट्रेशन 0.6 था, इनिशियल 0 था। N equal बना to पाई? 3। n इक्वल्स टू 3। क्या 3 किया बताओ? पहले वो इक्विलिब्रियम पे जाते जाते वो 0.6 था, तो उससे पहले नहीं पता मुझे। 0.6 माइनस 0.3, रेट मतलब क्या है? बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे बोलेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ 0.6 ए माइनस 0.3/5। बाई 5 इक्वल्स टू 1/n होगा। इसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा? 0.6/5। स्टार्टिंग में 0 था ना, 0.6 बना, स्टार्टिंग में कितना था? 0। है, ठीक है। n कितना हो जाएगा? 2 होगा। 0.3। हाँ ठीक है। n इक्वल्स टू। नहीं अजय एडवांस में आया। मैंने जेई एडवांस ओरिएंटेड, जेई एडवांस का मतलब क्या है, थोड़ा सा उसमें ग्राफ लगा दो, ये कर दो, तो बच्चे डर के छोड़ देंगे। अरे बाबा ये क्या दिख रहा है, पहले ग्राफे इंटरप्रेट करने नहीं आएगा। ये सेम देखो, इस सेम चीज को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, सेम चीज केमिकल हाँ, इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हैं। अब देखो ये लॉस ऑफ मास एक्शन। लॉस ऑफ मास एक्शन क्या है बेटा? लॉस ऑफ मास एक्शन हमारा ये बोलता है कि रेट
स्टार्टिंग में किसका सबसे ज्यादा होगा? एट टी इक्वल्स टू 0 पे सबसे ज्यादा किसका होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का। जो फॉरवर्ड होना, स्टार्टिंग में क्या हाँ होता है, हाँ ठीक है। प्रोडक्ट तो बना नहीं रहता है, वो ब्रेक होना चालू होगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बहुत ज्यादा होगा। धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। उसी तरीके से बैकवर्ड, पीछे आने का, जब बना ही नहीं है तो, प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो क्या बैकवर्ड वो आएगा? नहीं आएगा, जीरो रहेगा। फिर जीरो से वो धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा, और एक जगह पे आकर के क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। और यहां पे जब हम करते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन का पावर जो रहता है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, जो हम फिर से आज रिवीजन में वही कर रहे थे, है ना। Here concentration of those reactants and product should be taken which changes with respect to time। पहला चीज बेटा ध्यान देना, कभी भी जब हम ये लेते हैं ना, सिर्फ बी एक्टिव मास है, कहाँ भी एक्टिव मास, उसमें एक्टिव मास है। एक्टिव मास का मतलब क्या है, जब कंसंट्रेशन जो हम लेते हैं, ध्यान फिर से सुनो, कभी भी जो कंसंट्रेशन हम कौन से टर्म वाले का कंसंट्रेशन लेंगे, हम उसी का लेंगे जो समय के साथ चेंज होगा, जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब जो चेंज होगा। ठीक सॉलिड का है। कंसंट्रेशन चेंज होता है क्या? नहीं, उसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इग्नोर कर देते हैं। लिक्विड का होता है क्या? यस। गैस का होता है क्या? यस। तो हम लोग गैस और लिक्विड का लेंगे, बट सॉलिड का हमेशा इग्नोर कर देते हैं। तो ये लिखने का मतलब ये है, कंसंट्रेशन ऑफ दोज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दैट आर चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो हम इग्नोर कर देंगे। तो सॉलिड का सबसे क्लासिकल केस है, सॉलिड को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो रेट फॉरवर्ड कितना हो जाएगा बेटा? रेट फॉरवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द ए का पावर 1। अगर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो ए का पावर 1 और बी का पावर 1। सेम रेट फॉरवर्ड का कितना हो जाएगा, रेट बैकवर्ड इक्वल्स टू के बी सी एंड डी का पावर 2। और दोनों भी के एफ बाई के बी फर्दर एक कांस्टेंट कहलाता है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट चीज तुमको बता देते हैं, जब हमारा रेट कांस्टेंट केएफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, केबी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और रेट कांस्टेंट हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या पूछ सकता हूं कि के इक्विलिब्रियम भी क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? यस, के इक्विलिब्रियम भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो ये क्वेश्चन एक दिया है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ऐसा दिया है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें क्या टू होगा, बाई थ्री के एफ बाई के भी कर इंटू दो। 10⁻⁻1। वेरी गुड, आगे बढ़े। हाँ, ये सेम एक क्वेश्चन क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। 4 मोल 8 मोल। फाइंड के इक्विलिब्रियम, इसमें के इक्विलिब्रियम फाइंड करो। ए ये सेम तो क्वेश्चन अभी अभी किया था हमने, सेम वैल्यू भी है। करो, जब है तो तुम करके दिखाओ कि के इक्विलिब्रियम कितना होगा, फाइंड करो। के इक्विलिब्रियम हाँ, के इक्विलिब्रियम कितना होगा, फाइंड करो फास्ट। अगर मोल दिया है तो उसमें कुछ करना नहीं है ना, मोल कैसे वॉल्यूम होगा? दिया है ना 1 लीटर, क्यों बेटा, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मान लो कि वॉल्यूम नीचे आ गया, ऊपर आ गया, वॉल्यूम का पावर 2 3, तो उसमें फर्क पड़ेगा ना। ठीक अब देखो, ठीक है। इसमें वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हो, मुझे क्यों क्यों इग्नोर डैडी करोगी, मुझे क्योंकि समझ में आ गया, मैं कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर है, 1 लीटर को कुछ भी करो तो उतना ही रहेगा। 4 × 8⁻³ बाई 2⁻2। 8⁻³ होगा आंसर। आंसर 8⁻³ होगा। नीचे कितना है? कीजिए।
8 पावर 3। देखो, तुम देखो कहाँ गलती की हो। जो मैंने किया वो भी सही है। हम्म, बोलो, हम्म, कहाँ जो गलती कर मैंने रही थी? किया है वो भी सही है। गलती कहाँ कर रही थी? नहीं, हमारा आंसर मैंने डिफरेंट क्यों किया आ है रहा वो था? भी सही है। हाँ, तो आंसर सेम आना चाहिए ना, अगर वो भी सही है आप तो। एक बार सुनिए ना, मैंने क्या किया। बोलो बोलो। मैंने पहले के एफ फाइंड किया। तो के एफ होगा 1 into 4, तो कंसंट्रेशन हो गया। तो एक फोर मिनट, लिखने पावर दो वन लिखने दो। केफ क्या बोली? 4 पावर 1 into के केफ इक्वल्स फोर टू 4 to पावर 1 into 8 पावर 3। के बी इज इक्वल टू 2 पावर 2। तुम्हारा ये केफ कौन सा है बेटा? फॉरवर्ड हाँ, तो फॉरवर्ड कौन से मोमेंट पे? एट ओ एट इक्विलिब्रियम लेना है ना। ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे? देखो, मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, वही करते हैं ना। तुमको इक्विलिब्रियम निकालने के लिए क्या करना चाहिए? समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ। दिया है, इफ एट इक्विलिब्रियम NH3 2 है, तो इक्विलिब्रियम के लिए तुम डिफाइन करो, सॉल्व कर लो इसको, नहीं तो फिर से क्या होगा ना। देखो, 2 बार 3 बार की हो, फिर भी तुम इसमें मिस्टेक क्यों कर रही हो? NH3 ओके, जब फॉरवर्ड प्रोडक्ट का होता है। क्या? नहीं, फॉरवर्ड प्रोडक्ट का थोड़ी होता है तुम्हारा। ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ समझ में आ गया, मैंने कर लिया। देखो, रेट फॉरवर्ड क्या है? प्रोडक्ट से ही फॉरवर्ड बनेगा ना, सॉरी, रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट का लिखना है। हाँ आगे बढ़े। हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये इसको सॉल्व करो। राइट राइट डाउन द डाउन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम 2a plus b gives c plus 3d। तुम बोलो, मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है। तो के फॉरवर्ड मतलब आर, के मतलब इक्विलिब्रियम क्या होगा? रेट के फॉरवर्ड इज इक्विलिब्रियम, वो मत करो हमेशा, रेट फॉरवर्ड नहीं, के इक्विलिब्रियम मतलब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ठीक है। ओके, तुम वैसे कर रही हो ना, देखो तुम, ये इक्विलिब्रियम क्या है तुम्हारा इधर में? प्रोडक्ट, ये तुम्हारा प्रोडक्ट का साइड हो गया, ये रिएक्टेंट का साइड हो गया। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसका स्क्वायर मतलब उसका पावर लगा देना है। तो स्टार्टिंग में तो वही हम बताए थे ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोलो कि इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट मतलब C इंटू डी। अब डी का पावर कितना? 3 अपॉन। अरे तो इसमें आप वो नहीं कर रहे 3 - 6 वगैरह? हाँ। जो है कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए, तो सॉलिड का चेंज नहीं होता, तो इसमें ये चेक करो कि सॉलिड है क्या कहीं, अगर सॉलिड नहीं है तो फिर डायरेक्टली लिख दो सारे। लिक्विड और गैस का भी लिख ऊपर सकती हो। ऊपर कीजिए एक बार। ऊपर। और ऊपर हाँ, मतलब इसमें एक नीचे। बार नोट पढ़ लो बेटा, नोट पढ़ लो एक बार, नोट में क्या वो है। नहीं, आगे जाइए ना जहाँ पहले था। हाँ, तो इसमें भी सारा गैस ही है ना ये क्वेश्चन में। हाँ, गैस है तो हम इग्नोर किसी को नहीं करेंगे।
कहाँ कर रहे हैं, हम जो आगे आपने देखेंगे कि 4 कैसे। माइनस एक्स और 8 माइनस 3x लिखा है, उसमें आपने डायरेक्टली स्टैइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लिख दिया। क्योंकि एट इक्विलिब्रियम है ना बेटा, एट इक्विलिब्रियम जो है हम क्या लिखेंगे, सी का कंसेंट्रेशन मान लो एट टाइम टी जो इक्विलिब्रियम हुआ होगा तो सी लिख दिए, हम इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं लिखे हैं, हाँ ठीक है। ये हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। और सी यहाँ पे पूछेंगे तो सी क्या है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन, सी यहाँ पे जो है दिस सी, इसका मतलब क्या है, कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, नॉट हाँ इनिशियल। जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया तभी हम उसको ओके ओके, एक चीज और समझो इधर बेटा, के इक्विलिब्रियम, हम के क्या बोल रहे हैं, देखो के इक्वल्स टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। अगर के फॉरवर्ड एंड के बैकवर्ड दोनों जो है इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब दोनों का दोनों वैल्यू सेम है, यहां पे जब के एफ इक्वल्स टू के बी है तभी हम इसको बोलेंगे कि ये के इक्विलिब्रियम है, अगर नहीं है तब हम उसको नहीं बोलेंगे। अब के एफ इक्वल टू के भी होगा तो के इक्विलिब्रियम सॉरी केएफ होना नहीं, चाहिए। आर एफ आर एफ आर आर एफ। एफ वही। यहाँ पे हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, आर एफ मतलब रेट फॉरवर्ड एंड रेट बैकवर्ड। और के फॉरवर्ड एंड के बैकवर्ड जब मान लो कि आर एफ इज नॉट इक्वल्स टू, दोनों इक्वल नहीं है, उस केस में हम क्या इसको के इक्विलिब्रियम बोलेंगे, के एफ बाई, सेम सिचुएशन में क्वेश्चन पूछता हूं, के एफ बाई के बी, तो विल दिस बी इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम, नो। नो। तो हम उसको के इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, उस समय हम बोलेंगे रिएक्शन कोसेंट बोलेंगे, वो दूसरा चीज। रिएक्शन कोसेंट मतलब हमारा अगर के फॉरवर्ड ज्यादा है कंपेयर टू, मतलब आर एफ ज्यादा है, आर एफ मतलब हमारा रेट फॉरवर्ड ज्यादा है तो आगे की तरफ वो बढ़ता जाएगा, और बैकवर्ड रेट कम है तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट बनेंगे। और उसका वाइस वर्सा कर लो, अगर तुम्हारा आर एफ कम है और के बी ज्यादा है, इसका मतलब तुम्हारा आर बी ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम होगा और सॉरी प्रोडक्ट कंज्यूम होगा और रिएक्टेंट फॉर्म होगा। उसी तरीके से अब सेकंड के लिए बोलो, ये समझ में आ गया ना, हाँ इसके लिए पॉइंट बोलो क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे यहाँ पे, PCl3 PCl3 PCl2 by PCl5 बाई PCl5। यहाँ पे एक चीज नेक्स्ट नोट वाला पढ़ दो, फॉर गैस पढ़ लिया वॉल्यूम डज नॉट चेंज बिकॉज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज फिक्स्ड, only mole of gas will be changed, so concentration equals to mole by volume, hence concentration of gas changes। ये बाद में बताऊंगा कि ये किस रेस्पेक्ट में मैंने लिखा है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया बेटा। हाँ अब इसका ग्राफ अगर तुम देखोगी, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल बाई वॉल्यूम है, हाँ कंसंट्रेशन वही होता है ना, मोल बाई वॉल्यूम। हाँ जब गैसियस स्टेट में होता है तो मोल, तो गैस का मोल चेंज होगा नहीं, सॉरी गैस का तो मोल चेंज हो सकता है बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि गैस पूरे के पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई किया रहेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, हम्म, ओके। अब यहाँ पे देखो जो ग्राफ बन रहा है, ये PCl5 क्या हो रहा है, PCl5, ये PCl5 यहाँ पे कहाँ से आ गया, अच्छा नीचे वाले के लिए, सेकंड के लिए, तो PCl5 ब्रेक हो रहा है मतलब कम होगा, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो जाकर के क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो गया। उसी तरीके से बाकी PCl3 और Cl2 उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन सेम है, अलग अलग नहीं है, और वो सेम वो भी कांस्टेंट गया, ठीक है बेटा। और ये जो है हम्म, टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम पे उसको इक्विलिब्रियम किस टाइम पे अटेन हुआ वो टाइम है, ओके। ठीक है। यहाँ पे ये नोट है, देखो क्या लिखा है कि इक्विलिब्रियम कैन बी रिटन एज अ केसी,
यहाँ पे के इक्विलिब्रियम को हमने केसी लिख दिया। केसी इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस्ड इन कंसंट्रेशन फॉर्म। जब हम केवल कंसंट्रेशन फॉर्म की बात करेंगे तो हम उसको केसी के रूप में लिखेंगे, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन केसी। ठीक है, सी फॉर कंसंट्रेशन। अगर हम प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हम लिखेंगे केपी। ठीक है, सेम के इक्विलिब्रियम हम उसको केसी के भी रूप में लिख सकते हैं, केपी के भी रूप में, बट केसी कब बोलेंगे? जब हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के रूप में एक्सप्रेस्ड है। अगर कंसंट्रेशन में नहीं होकर के प्रेशर में दिया है तो हम उसको केपी बोलेंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 यही लिखा है ना, इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन इन प्रेशर फॉर्म देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज केपी। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये तो हमने लिख लिया। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे बेटा इसका लिखो। अब ये क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दो। ए सॉलिड is in equilibrium to B gas, C gas plus D solid। इसके बारे में लिखो अब कि इक्विलिब्रियम क्या होगा। कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, बोलो। B into C, that's it। हाँ, यहाँ पे जो सॉलिड है उसको हम लोग सीधा कट कर देंगे, सॉलिड को हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? क्योंकि सॉलिड का जो कंसंट्रेशन वो चेंज नहीं होता है। कैसे चेंज नहीं होता है? तो उसका डेरिवेशन देखो। लेकिन सॉलिड का तो मोल्स चेंज हो सकता है ना? कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? मोल बाई वॉल्यूम। हाँ, मोल्स तो चेंज हो अब सकता देखो, है। ये देखो, मोल पर वॉल्यूम। मोल को हम क्या लिखते हैं? वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। हाँ। और वॉल्यूम किसका? कंटेनर का या उस सॉलिड का? क्योंकि सॉलिड ही रहा ना। हम्म। समझ में नहीं आया? जब हम हम्म। सॉल्यूशन बात करते हैं तो सॉल्यूशन पूरे कंटेनर में घुला रहता है, राइट? गैस पूरे कंटेनर में रहता है। सॉलिड है तो सॉलिड तो कहीं एक ही जगह पड़ा रहेगा ना। तो वो सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा W बाई एम डिवाइडेड बाई जो वॉल्यूम क्या हो गया है। वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हैं? मास बाई डेंसिटी को वॉल्यूम बोलते हैं ना। हाँ। तो तुम्हारा इनिशियल कितना हो गया कंसंट्रेशन? डी बाई एम हो गया, क्योंकि मास मास खत्म हो गया। तुम्हारा डी डेंसिटी है, डेंसिटी फिक्स रहेगा। एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास, वो भी फिक्स रहेगा। अब तुम एट इक्विलिब्रियम तुमने बोला कि जो उसका मास घट करके W/10 हो गया, ठीक है? तो W/10 कर लिए अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और डेंसिटी क्या हो जाएगा? चूंकि मास कम हो गया तो सेम तुम्हारा W/10/D हो जाएगा। फिर से वही आ गया D/M। क्लियर है? हाँ। तो सॉलिड का एक तरीके से देखो तो सॉलिड का डेंसिटी तो सेम रहा, थोड़ा घोला चाहे ज्यादा घोला। क्लियर है बेटा? नहीं समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन करूं? आ गया, समझ में आ गया। तो ये लॉजिक, ये सब उतना डेरिवेशन का जरूरत नहीं है। लॉजिक मतलब यही है कि क्यों हम कंसिडर नहीं करते हैं सॉलिड को, ठीक है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट। अच्छा, तो केसी के एक्सप्रेशन में क्या आया? हमारे जो भी होते हैं मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड को तो हम इग्नोर कर दिए, तो क्या बचा? गैस एंड लिक्विड। तो वही तुम्हारा गैसियस फेज या एक्वस फेज या सॉल्यूशन फेज, इसी को कंसिडर करना है। ठीक है, इसको नोट कर लो स्टार करके। कर लिया, वेरी गुड।
कर लिया। Why we don't consider solid in equilibrium? Constant calculation. Answer: concentration of solid remains constant throughout the reaction. ठीक है? नेक्स्ट। हाँ, इसका लिखो, तीनों का तुम कैसे लिखो? राइट डाउन कंसंट्रेशन। ठीक है। NH3 + 2 CO2। फिर नेक्स्ट वाले का सिर्फ CO2। फिर उसके नेक्स्ट वाले का EF/ABC। हो गया। नेक्स्ट कीजिए। कहाँ चले जाते हैं? हाँ, हो हेलो। गया। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट 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 हाँ, नेक्स्ट। थर्ड वाले का क्या आया? EF/ABC। नेक्स्ट। EF/AB। ओके, मिला लो, सेम आंसर बोली थी। सही है। नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, इसका तुम देखो, एक एक ये करके। क्या? ये देखो, ए गैस और बी गैस वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है 2C एंड D गैस में। अब इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे हुआ है वो ध्यान दो। हम कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल पर वॉल्यूम बोलते हैं ना बेटा, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हो गया। ठीक है, तो हमको कंसंट्रेशन क्या डिफाइन ओ करते हैं? हाँ, एन बाई ठीक वी है क्या हो ठीक है। जाएगा? पी बाई आर टी हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो जहां जहां पे कंसंट्रेशन है वहां पे पी बाई आर टी हम लिख देंगे। तो क्या हो गया इसमें, अगर हमने डिराइव किया सारा चीज प्रेशर के फॉर्म में विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर, तो सारा चीज क्या आ गया? देखो यहाँ पे केसी जो था, ये केसी इक्वल्स टू, ये प्रेशर के फॉर्म में आया, P²C PD PA PB 1/RT। 1/RT क्या है? ये भी एक कांस्टेंट है। देखो केसी इक्वल्स टू 1/RT इंटू, जो प्रेशर के फॉर्म में बात कर रहे हैं, P²C PD अपॉन PA इंटू PB। हाँ, समझ में आ गया। अब केसी इंटू आर टी, = ये KP। भी एक कांस्टेंट है, P²C PD PA PB। ठीक है, हम्म क्लियर है बेटा? तो हम्म यहाँ पे आर टी का पावर 1, तो ये मिला करके, ये देखो पहले कंसंट्रेशन का जब टर्म हो रहा था, केवल कंसंट्रेशन, तो हम उसको क्या बोल रहे थे? के सी बोल रहे थे, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू, इसको हम बोल रहे थे ना के सी, जब केवल कंसंट्रेशन फॉर्म में था। लेकिन जब प्रेशर फॉर्म में है तो हम इसी को क्या बोलेंगे? केपी बोलेंगे। तो केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन आया? केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी का पावर 1। क्या आर टी का पावर 1 ये फिक्स्ड है? नहीं, क्योंकि वो इस एक्सप्रेशन के लिए, यहाँ पे 2C 1D दिया है, हो सकता है हम 5C 4D कर दें तो अलग आ जाएगा। वो क्या आएगा हम आगे देखते हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज तो इंपॉर्टेंट है कि 5C 4D के लिए भी सेम आएगा। नहीं, अलग आएगा, बता देंगे क्या होगा, हम एन के रेस्पेक्ट में देख लेंगे। देखो अब केपी और केसी में क्या रिलेशन आया, ये तो फिक्स हो गया कि केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर 5C टी का पावर 4D सम में भी चेंज सेम होगा। आएगा डैडी। नहीं बेटा,
अब देखो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बन करके आ रहा है, ध्यान दो, Kp इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन जी है। और डेल्टा एन जी क्या है, वो चीज हमको समझना है। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ गया? वो सेम कैसे आता, मान लो प्रोडक्ट में सब गैसियस स्टेट का जितने भी तुम्हारे मोल्स थे, 5 + 4 9 कर दिया, और इधर 2 था तो 7 आ जाता है ना। हम्म, हाँ, तो तुम्हारा डेल्टा एन जी होगा। क्लियर है? हाँ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये सब चीज समझना है कि केसी पहले डिराइव हुआ था कि केपी पहले डिराइव हुआ था? केसी पहले कैसे। डिराइव हुआ था। तो केपी, कभी भी तुम केपी निकाल, कहीं पे भी जब कंफ्यूजन हो तो तुम केसी से चलो वापस, केसी निकालो और वहां से तुम केपी डिराइव कर लो। कभी भी कंफ्यूजन होगा तो उस केस के लिए कंफ्यूजन कहां पे होगा, डेल्टा एनजी को कैलकुलेट करने में होगा। ठीक है? तो डेल्टा एनजी मतलब गैसियस, हमेशा याद रखना, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हम्म इन केसी ओनली कंसंट्रेशन टर्म्स, इन केपी ओनली पार्शियल प्रेशर टर्म्स। हाँ ठीक है? व्हाट विल बी हाँ कॉल्ड इफ कंसंट्रेशन, केवल कंसंट्रेशन था तो केसी, अगर पार्शियल प्रेशर था तो केपी बोल रहे थे। अगर दोनों हो, कंसंट्रेशन भी हो और पार्शियल प्रेशर भी हो, तो हम क्या बोलेंगे, तब उसको हम बोलेंगे केपीसी। हम्म कभी ऐसा टर्म आ जाए कि दोनों हो, गैस और सॉल्यूशन दोनों फेज हो जाए, तब हम उसको केपीसी बोलेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, केपी, केपी इक्वल्स टू केसी, आरटी का पावर कितना, ऊपर कीजिए ना। और ऊपर नहीं, केपीसी मीन्स बोथ concentration एंड प्रेशर। हाँ, अगर वो दोनों है तब हम लोग केपीसी, उस समय कोई बोलेगा केपी बताइए, तो केपी इज नॉट डिफाइंड, हम साफ साफ ये बोलेंगे, बिकॉज जैसे वहां पे अगर प्रेशर भी दिए तो कंसंट्रेशन भी दिया है, तो हम लोग कैसे दो यूनिट के बीच में कैसे कर सकते हैं। देखेंगे आगे, क्वेश्चन है, हर एक चीज के ऊपर में क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। ये प्योर प्रेशर टर्म्स है, बोलेंगे ना केपी बोलेंगे। ठीक है। क्या के इक्विलिब्रियम बोलेंगे क्या, अगर प्रेशर कंसंट्रेशन ये सारे मिक्स हों, सारे के इक्विलिब्रियम ही है। के इक्विलिब्रियम ही अलग अलग उसका नाम है। के इक्विलिब्रियम को हम केसी बोलेंगे अगर प्योर कंसंट्रेशन है, के इक्विलिब्रियम को हम केपी बोलेंगे प्रेशर टर्म। अब ये देखो, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, केपी और केसी के बीच में रिलेशन, केपी इक्वल केसी आरटी का पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का गैसियस फेज में। तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, सी 1 है, प्रोडक्ट कितना है 1, रिएक्टेंट कितना है 2, तो 1 - 2 -1। क्लियर है? ओ लाइक दैट। ठीक है, यस। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, For which of these equilibrium Kp is equal to Kc RT -1 बताओ, ये चार means दिया है, चारों में Kp by किसमें, RT is equal to Kc। केपी बाई आरटी नहीं, केपी इक्वल्स टू केसी आरटी का पावर डेल्टा एन था ना, डेल्टा एन मतलब -1। तो डेल्टा डेल एन इज इक्वल टू -1 मीन्स प्रोडक्ट हाँ, कम होना चाहिए रिएक्टेंट से। हाँ, तो देखो तुम्हारा प्रोडक्ट किसमें, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का गैसियस वाला डिफरेंट करके ऑप्शन -1 आ टू, रहा है। ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर, 2 3 4। ऑप्शन 2 3 4,
4 में भी गैस का 1 है, इधर गैस का 2 है, तो -1। ओके, ऑप्शन 1 नहीं होगा, है ना। 2 - 2 0। ठीक है। अब देखो एक चीज तुमको देखना है बेटा, ध्यान देना है। ऑप्शन 2 एंड 3 तो सही है, ऑप्शन 4 गलत है। ऑप्शन 4 क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो, क्या हम केपी डिफाइन कर सकते हैं ऑप्शन 4 में? के इक्विलिब्रियम हाँ। हमको डिफाइन करना होगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे? हमने के इक्विलिब्रियम के लिए यही बोला है कि सारा टर्म हम लेंगे एक्सेप्ट सॉलिड। तो हमारा डी और ई लेंगे बाई बी एंड सी लेंगे। ठीक है। क्या ये प्योर प्रेशर टर्म है? नहीं। तो क्या केपी यहाँ पे डिफाइन है? ऑप्शन 4 में ध्यान दो, केपी डिफाइंड है क्या? हाँ। केपी कब डिफाइन होता है? ओनली प्रेशर फॉर्म में। सॉल्यूशन में क्या प्रेशर है बेटा? सॉल्यूशन का तो कंसंट्रेशन होगा ना। ओ, सिर्फ गैस का होता है प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, ठीक है। इसमें तो हम के इक्विलिब्रियम लिखेंगे ना, डी इंटू ई बाई बी इंटू सी स्क्वायर, है ना। लेकिन हम्म। क्या सारे प्रेशर टर्म है? आंसर नो। अगर सारे नहीं है, बार बार मैं क्यों उस पर स्ट्रेस दे रहा हूं? केपी is defined only for pure pressure terms. Kc is defined only for concentration term. अच्छा, इसमें Kc डिफाइन होगा क्या? चौथे वाले में Kc डिफाइंड है? हाँ। हाँ, Kc डिफाइंड है क्योंकि क्योंकि केसी बोथ गैसेस और लिक्विड्स के लिए डिफाइंड है। क्योंकि Kc में क्या होता है ना, कंसंट्रेशन। तो तुम्हारा गैस के लिए भी कंसंट्रेशन होता है। गैस के लिए कैसे कंसंट्रेशन हो गया? मोल बाई वॉल्यूम हो गया ना। याद है, वहां से तुमने ध्यान दिया होगा, मोल बाई हाँ। वॉल्यूम। मोल उसका पता है, वॉल्यूम पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, तो वो उसका हो गया कंसंट्रेशन। ठीक है। फोर्थ में देखो, केपी डिफाइंड नहीं है। केपी डिफाइंड नहीं है, क्लियर हो गया। बच्चे, अगर मारना होता तो चौथा भी देते और माइनस वाला लड्डू लेकर के आ जाते। चौथे वाले का तुम एक बार ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। केसी क्या है? डी इंटू ई बाई बी इंटू सी का पावर 2। डी के लिए हमने क्या लिखा? डी प्रेशर फॉर्म में हमने लिख दिया, हम्म। पीडी बाई आरटी होता है ना। हाँ। कंसंट्रेशन गैस का तो वही लिखेंगे ना, पीडी बाई आरटी। ई का तो हम ई ही लिखेंगे। इसका मतलब वो ई का कंसंट्रेशन कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें तो कंसंट्रेशन हो गया। बी का भी कंसंट्रेशन पीसी बाई आर टी। तो तुम्हारा यहाँ पे देखोगी तो दो कंसंट्रेशन टर्म है। हाँ। क्लियर है बेटा? हाँ। तो यहाँ पे क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे दोनों है, प्रेशर भी है और कंसंट्रेशन है। तो ऐसे टर्म को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर एंड केपीसी। कंसंट्रेशन दोनों। केपीसी। वी कैनॉट डिफाइन द केपी फॉर दिस इक्विलिब्रियम। क्लियर है? हम्म। देखो, क्वेश्चन सारा क्लियर होता है, थियरी ऐसे दिमाग में नहीं बैठेगा। So आगे for बढ़े। KPC, KC is defined, no? केसी तो हमेशा डिफाइन है बेटा। केसी, हमने क्या बोला? केसी तुम्हारा हमेशा डिफाइन है। ओके। इसको हम लोग केपीसी बोलेंगे। ये देखो, केसी से ही निकाले है ना, दिस इज कॉल्ड केसी ओनली। केसी से ही निकाल रहे हैं। हाँ, ठीक नोट है। कर ली? हाँ। देखो, फॉर द डिफाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी देयर शुड नॉट बी एनी सॉल्यूशन फेज। क्लियर है? अगर हम डिफाइन हाँ। करते हैं तो सॉल्यूशन फेज नहीं होना चाहिए। there should be at least one gaseous phase. ओके। Gas and गैस एंड सॉलिड हो सकता है क्या केपी डिफाइन करते हाँ। समय? हाँ। हाँ। क्योंकि हाँ। सॉलिड को तो हम वैसे भी इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट सॉलिड कर। आता ही नहीं है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। गैस एंड सॉल्यूशन हो सकता है क्या? नहीं। डैडी, तो हम लोग केपी के लिए सॉल्यूशन फेज को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना? नहीं बेटा, वही तो बात है ना, सॉल्यूशन हम कभी नेग्लेक्ट नहीं करते हैं ना।
जब कभी भी हम लिखते हैं टर्म में, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ यहाँ पे देखो केसी जब हम लिखते हैं तो क्या सॉल्यूशन फेज को नेग्लेक्ट किए हैं? नहीं, नहीं कर सकती हो, क्योंकि उसका भी कंट्रीब्यूशन है ना, वो भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। हाँ ठीक है। जब टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो कैसे नेग्लेक्ट करोगी? ओके। ये क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है ना ये चैप्टर, समझ में आ रहा हाँ समझ में आ रहा है? एक ही है। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसी पे मल्टीपल हाँ, क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 माइनस नहीं वन, नहीं 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 नहीं, नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बोलती हूँ। डेल्टा ये एन जे क्या 1 हो को जाएगा? -1/2। -1/2। हाँ सॉरी सर, उसको मैं 1 देखी थी। ये जेई मेंस 2014 में आया है। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन करो। log kp/kc is equal to minus log rt. So नहीं, log kp/kc rt is equal to 0. kp is equal to kc power minus, तो ऑप्शन ए is true, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ए is false, ऑप्शन बी is true, and option C is also true. Both B and C. Option D. कितने का डिफरेंस आना चाहिए? -1. तो सी में कैसे हो जाएगा? सी में तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाना Option पड़ेगा। Option B. चलो ये क्वेश्चन करो। For which of the following reaction this log सेम Kp वही है by K, तुम्हारा यहाँ पे, केपी बाई केसी इक्वल्स टू कितना? रुकिए, log -2 Kp होगा Kc, बेटा, केपी बाई केसी इक्वल्स टू -2 आरटी। हाँ हाँ, तो 1 ऑप्शन आरटी का पावर -2, तो -2 किस में आ रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ओनली। ऑप्शन ए ओनली। ऑप्शन डी? नो ऑप्शन डी। क्यों? 2 -4 -2 नहीं होता है? 2 और 1 है, और 2 है, हाँ, तो 1 का डिफरेंस है, 2 का अच्छा हाँ, नहीं। ठीक है। ऑप्शन ए। यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा केसी का जो यूनिट है, ये मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एनजी नहीं, वो कंसंट्रेशन का पावर डेल्टा एन लिखो, खाली जी नहीं, डेल्टा एन। आगे आते हैं इसको। क्यों? हाँ, यो क्यों यहाँ क्यों पे देखो क्यों केसी का क्यों? यूनिट क्या हो जाएगा? जो सॉल्यूट है उसको मैंने जो सॉलिड है उसको इग्नोर करो। डेल्टा एन कितना हो जाएगा? 1 ये 1, ये -2, मतलब -1, +1। कंसंट्रेशन का पावर -1। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसको करो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया यूनिट ऑफ केसी इक्वल्स टू मोल बाय वॉल्यूम, मतलब कंसंट्रेशन का पावर 2 है ऑप्शन तो डेल्टा, बी, ऑप्शन बी, डेल्टा एन 2। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बी सी डी। हाँ, अगर डेल्टा एन जी देखते बेटा, तो हमको क्या है ना कि खाली हमको देखना पड़ता गैसियस वाला। अगर गैस तुम देखोगी, बी में कितना हो रहा है? 3 -1 2 हो गया। ऑप्शन सी में केवल गैस देखती, तो गैस तो है ही नहीं सी में। समझ में आ गया ना? ऑप्शन डी में तुम्हारा गैस 3 है और इधर 1, तो तुम्हारा बी और डी होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए।
समझ में आया ना? लेकिन केसी का जब तुम एक्चुअल एक्सप्रेशन लिखती हो तो क्या लिखती हो? सी का पावर 4 अपॉन ए इंटू बी, तो 2 बचेगा ना? तो सॉल्यूशन हम कैसे इग्नोर करेंगे? डेल्टा एन जी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि नहीं, डेल्टा एन लिखो। डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन इज नथिंग बट मोल्स ऑफ या ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट माइनस, सॉरी, प्रोडक्ट माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? ओके। इसमें आंसर देखो, ये हो गया। तुमने डी को बोला था नहीं ना? मैंने डी भी बोला था। डी भी बोली थी, 3 - 1, और सी भी बोली थी। ठीक है, तो देखो बी सी डी तीनों हो गए। यहाँ पे यूनिट ऑफ केसी क्या होगा? -1। माइनस। नेक्स्ट। इसमें क्या होगा यूनिट ऑफ केसी? 1। सेम है। नो, 0 0, नो यूनिट 2 ओनली। + 2 4, और इधर 2 प्लस, नो यूनिट। क्यों? ओ नो, 1 होगा, 1 होगा। 1 होगा। हाँ। वही डेल्टा एनजी करते तो 0 हो जाता। तुम देखो डेल्टा एनजी करते तो 0 हो जाता ना, हम्म, जबकि डेल्टा एनजी नहीं, क्योंकि केसी के टर्म में, केसी के यूनिट के लिए क्यों हम डेल्टा एनजी लेंगे? केसी तो एक सॉल्यूशन हो सकता है ना, जिसमें गैस भी हो सकता है और सॉल्यूशन भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो हमको डेल्टा हाँ। एन लेना है। नोट, यूनिट ऑफ केसी इज मोल पर लीटर, या कंसंट्रेशन का पावर डेल्टा एन, मोल ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, नेक्स्ट। मोल शुड बी कंसिडर्ड फॉर लिक्विड एंड गैस। अच्छा, यूनिट ऑफ केपी, जब केपी का यूनिट लेंगे तब हमको एनजी लेना है, डेल्टा एनजी, क्योंकि केपी में तो मैंडेटरी है कि हमको केवल गैसियस का स्टेज देखना है, राइट? ठीक है। तब उसमें हम डेल्टा एनजी देखेंगे, तो उसका यूनिट क्या होगा? बार का पावर डेल्टा एनजी, और एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 1, 2, सिर्फ ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन सी में सॉल्यूशन है, नहीं होगा। ऑप्शन डी में सॉल्यूशन है क्या कहीं पे? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भी। क्यों? क्योंकि गैस में यहाँ पे है, और यहाँ हाँ। पे गैस 3 है, तो 2 - 3, तो ऑप्शन डी भी हो जाएगा ना। ऑप्शन बी भी तुम बोली थी ना, नहीं। क्योंकि बी में तो +1 हो जाएगा, है ना? चलो, ठीक है। यूनिट ऑफ केसी हाँ, पता चल गया, नीचे कीजिए। डेल्टा एन जी। ठीक है, हाँ, नीचे कीजिए जल्दी से। और रिएक्शन SO2 plus half O2 gives this, Kp is this, then Kc for the same reaction is means तुम्हारा केपी दिया है, केसी पूछ R रहा है। केसी RT इक्वल्स टू power केपी इंटू minus आर टी half, का पावर कितना हो minus जाएगा? half, पावर -1। minus वेरी half। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकती हो। हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या क्या फैक्टर रहेगा जो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे तुमको फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट था ना इसके पहले केमिकल काइनेटिक्स में, हाँ। उससे कोरिलेट मैं तुमको करवा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तुम्हारा रेट कांस्टेंट, यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या क्या फैक्टर है? तो पहला फैक्टर है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे भी तुम्हारा बढ़ जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। अगर एक था ए वाज इन इक्विलिब्रियम विथ बी, और उसका मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। यहाँ पे जो हम लोग K1
K2 K3 ऐसे जो बोल रहे हैं ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको रेट कांस्टेंट से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K1 है, ठीक है। अब 2A और D का K1 होना चाहिए या अलग होना चाहिए? हमने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, सेम। सेम होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब हम ओरिजिनल मेथड में जाएंगे। K1 का क्या होता था फॉर्मूला, K1 इक्वल्स टू B/A लिखते थे, हम्म और K2 क्या लिखेंगे, B का पावर 2 बाई A का पावर 2। तो B/A का होल पावर 2 हो गया, दैट इज नथिंग बट K1 का स्क्वायर, राइट। हम्म तो तुम बोलोगे कि इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमने तो खाली जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें K1 स्क्वायर कैसे हो गया? तो हमको ये देखना है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के लिए होता है। तो ए और बी एक अलग इक्विलिब्रियम था, और जैसे ही तुमने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, जैसे ही तुमने ये चेंज कर दिया तो क्या हो गया, ये दूसरा इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे जितना भी तुम्हारा स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगी उतना ये पावर बढ़ जाएगा। अगर मान लो 3 से मल्टीप्लाई करती तो क्या होता, पावर 3 हो जाता, ठीक है। तो के न्यू इक्वल्स टू के ओल्ड का पावर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, नोट कर लो इसको। कर लिया। नेक्स्ट। अब कोई क्वेश्चन ये पूछेगा कि ए और बी एंड 2A एंड 2B वाज इट बोथ सेम इक्विलिब्रियम या दूसरा इक्विलिब्रियम है? तो दोनों आर डिफरेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग। अब ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को देखो तो कर पाओगी। पहले के लिए दिया है Kc 25 10 का पावर -4, सेम जो पहला वाला 5 × इक्वेशन 10 है। पावर -2। हाँ, क्योंकि ये क्या हो जाता है ना, अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला मिल जाएगा। तो के न्यू इक्वल्स टू के ओल्ड का नेक्स्ट पावर नेक्स्ट नेक्स्ट। मल्टीप्लाई। अच्छा, मोड ऑफ राइटिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। ए वॉज इन इक्विलिब्रियम विथ बी एंड बी इज इन इक्विलिब्रियम विथ ए। तो दोनों तो एक ही बात हो गया ना, ए बी के साथ में है या बी ए के साथ में है, तो भी क्या फर्क पड़ेगा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे? आंसर यस, क्योंकि फिर से ये दोनों अलग अलग इक्विलिब्रियम है। पहले केस में ए ब्रेक हो रहा था, स्टार्टिंग में ए था और वो ब्रेक होकर के बी बना रहा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में बी है और ब्रेक होकर के ए बना रहा है, समझ में आया ना। तो हाँ। दोनों एक उल्टा प्रोसेस है। तो K2 एंड K1 के बीच में क्या रिलेशन आएगा, K2 इक्वल्स टू 1/K1, ठीक है। फिर हम्म से दोनों बोथ आर डिफरेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। हम्म जनरली ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैथ में क्या होता है, ए इक्वल्स टू 2, तो 2 इक्वल्स टू ए हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, केमिस्ट्री में ये उल्टा है। अब ये क्वेश्चन करो। 1/8। हाफ, ये दे दिया है, द वन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वन ऑफ रिएक्शन। हाँ कर रही हूँ ना। 1/64। 1/64 कैसे किया, पहले तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो 1/8 हो जाएगा, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हम्म वेरी गुड, 1/60। नहीं तो बच्चे इसमें क्या करते, 8 का स्क्वायर कर देते, मान लो 64 भी ऑप्शन होता तो 64 मार के आ जाते। हम्म। हाँ, ये क्वेश्चन देखो कर पाओगी, ये आया है 22 में। हाँ कर पाऊंगी। करो। 1/√2 into 10 power -√15। पहले तो रिएक्शन को उल्टा करो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, है ना।
उल्टा करोगे तो 1/2 का Yeah. 2 × 10⁻15 का स्क्वायर रूट। ठीक है, आ गया। नियरेस्ट इंटीजर में पूछ रहा है, तो √5 का नियरेस्ट 2.25 के आसपास में आता है, तो ये तुम्हारा नियरेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। हाँ। ये क्वेश्चन करो, ये भी जेईई मेंस में आया है 2012 में। K1, K2, K3. So K1 is equal to 1/K2 ये is इक्वेशन equal. देखो, किसको किसको मैंने क्या रिलेशन बन रहा है, इक्वेशन 1 2 3 K1 is से। equal to 1/K2. K2 is equal to √K3. आंसर मैच ही नहीं है। ये तुम्हारा K1 हो गया, दूसरा क्या हो गया, K2 स्क्वायर हो गया ना। मैंने दूसरा जो K2 है, K2 इक्वल्स टू K1 स्क्वायर बोलेंगे। K2 देखो is बेटा, equal to नहीं K. सॉरी, ये अरे तुम्हारा K3 1/K1 स्क्वायर हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, K2 इक्वल्स टू 1/K1 क्या है ना। वही K2 इक्वल्स K1 टू is वन बाई equal के to वन 1/K2. हाँ, is equal to 1 by और K3 K3 under क्या हो root. जाएगा, नहीं, K3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/K1 ना, NO नहीं, 1/K2 रूट। K3 तो जो वही तो है, मैं बोल रही हूँ। K3 इक्वल्स टू 1/K2 अंडर रूट, तो कौन सा आ रहा है, कोई भी कोई नहीं आ ऑप्शन। रहा है। वो ना अंडर रूट होना चाहिए, उन्होंने 1/2 डाल दिया, वो 1/2 होना चाहिए। नहीं, ऑप्शन डी देखो, सही है ना। K3 K2 को स्क्वायर। हाँ, K2 को करेक्ट तुम है, K3 करेक्ट है, स्क्वायर भी बोल करेक्ट है, सकते। करेक्ट है। हाँ देखो, तुमको ढूंढने में इतना टाइम लग गया। देखो ये तुमको जाना पहचाना इक्वेशन याद आ रहा है, लॉग हाँ हाँ हाँ। क्या था उसका फॉर्मूला, ln KT2 by ln KT1 is जो equal हम to लोग EA by ln K2 बाई, हाँ 2.303 R KT2 बाई into log KT1 इक्वल्स टू क्या निकालते थे, EA EA बाई by R टू 1/T1 2.30. माइनस T2। यहाँ पे हाँ, EA बाई आर की EA बजाय is डेल्टा replaced एच by कर दिया, delta. यहाँ पे डेल्टा एच और कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे जो KT2 लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहां पे वो था रेट कांस्टेंट। समझ में आ गया ना। मैं पानी पी के और आ रही हूँ। और डेल्टा, हाँ चलो हम लोग थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, और 10 मिनट तुम घूम फिर करके आओ, फिर उसके बाद में कॉल करना, फिर चालू करेंगे, ठीक है। ठीक है, बाय। बाय।